रिजॉल्विंग फ्रैक्शंस विद नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। इस वीडियो में हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस या फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना सीखेंगे, यानी एक बड़ी फ्रैक्शन को छोटी फ्रैक्शंस में तोड़ना सीखेंगे विद नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, यानी ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 3। तो अगर हम इस फ्रैक्शन को देखें तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है, यानी पूरा डिनोमिनेटर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये नॉन रिपीटेड हैं, यानी ये वाला फैक्टर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, दोनों आपस में डिफरेंट हैं और लीनियर भी हैं। x की पावर दोनों जगह पे 1 है। तो अगर इस तरह की फ्रैक्शन हमें दी जाए तो हमने ये देखना है कि ये कौन सी छोटी फ्रैक्शन से मिलकर बनी है, यानी हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस देखनी है। इस फ्रैक्शन को हमने रिजॉल्व करना है। जैसे कि हम अक्सर छोटी फ्रैक्शंस को ऐड करके एक बड़ी फ्रैक्शन बनाते हैं, अब हमने देखना है कि बड़ी फ्रैक्शन से छोटी फ्रैक्शंस किस तरह से बन सकती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इस फ्रैक्शन के कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो अगर हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को कह दें n ऑफ x और इसके डिनोमिनेटर को कह दें d ऑफ x, तो हमारे पास फ्रैक्शन होगी n ऑफ x ओवर d ऑफ x। और अगर यहाँ पर d ऑफ x जैसा कि हमने ऊपर देखा कि फैक्टर्स की शक्ल में हो, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है a1x प्लस b1, ये एक इसका फैक्टर है, ये दूसरा, और ये हमने लिखा है n फैक्टर्स तक। तो ये हम पहले इसकी जनरल फॉर्म देख रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से देखेंगे। तो अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म का हो तो हम लिख सकते हैं इस फ्रैक्शन को कि ये इक्वल होगी n ऑफ x ओवर, यानी ये वाला जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स है ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो अगर इस फॉर्म में, इस शक्ल में हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन हो तो उसको हम किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस में या कंपोनेंट्स में लिखेंगे। अगर जनरली देखा जाए तो हम a1 a2 a3 से an तक जितने भी इसके फैक्टर्स होंगे उतने ही कैपिटल A लिखेंगे। कैपिटल A ये सब क्या हैं, ये कंपोनेंट्स हैं या ये कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी होंगी। तो a1 के नीचे हम इसका पहला फैक्टर लिखेंगे, a2 के नीचे दूसरा फैक्टर, और इसी तरह an के नीचे इसका nth फैक्टर। तो इस तरह से हम यहाँ से अब a1 a2 a3 वगैरह की वैल्यूज़ फाइंड करके वापस इधर वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन है ये अपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो चुकी होगी। तो अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल हमने ली है 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 x प्लस 2। हमने इस फ्रैक्शन को इसके कंपोनेंट्स में या पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है। तो जैसा कि हमने बात की थी, हम इस तरह से लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय इसका जो पहला फैक्टर है यानी x माइनस 4 डिनोमिनेटर का, प्लस हम a1 a2 भी लिख सकते हैं और a b c भी यूज़ कर सकते हैं। a b c यूज़ करने से ये आसानी होगी कि हमें a1 a2 के नंबर्स में कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं b और b के नीचे इसका दूसरा फैक्टर आ जाएगा x प्लस 2। तो अब हम यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास पूरी एक इक्वेशन बन गई है, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो सॉल्व करने का मेथड ये है कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर है ओरिजिनल फ्रैक्शन का, उसको हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी 5x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 x प्लस 2, और इस तरफ था a ओवर x माइनस 4 और प्लस b ओवर x प्लस 2। यहाँ पर मैंने डिस्टेंस इसलिए लिखा है कि यहाँ पर मैं तीनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगी x माइनस 4 और x प्लस 2 को। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि जो भी चेंजेस हम एक तरफ करते हैं दूसरी तरफ भी करते हैं, और इस तरह की जो मल्टीप्लिकेशन होती है ये लीनियर होती है, यानी ये a वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और b वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 4 एक्स प्लस 2। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि x माइनस 4 एक्स प्लस 2 पूरा इस तरफ कैंसिल हो रहा है, इस तरफ x माइनस 4 एक्स माइनस 4 कैंसिल हो रहे हैं, इस तरफ x प्लस 2 कैंसिल हो रहा है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा 5x प्लस 4 इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4। तो अब ये हमारे पास एक और सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन चुकी है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हमें a और b की वैल्यूज़ आसानी से मिल सकती हैं। तो अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो इस इक्वेशन में ये एक जो टर्म है, अगर ये ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर b रह जाता है। इसी तरह अगर ये टर्म ज़ीरो कर दें तो a रह जाता है। यानी कि अगर हमारे पास जो भी a के साथ फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर है x प्लस 2, तो हम क्या लिखेंगे, हम x प्लस 2 को इक्वल टू ज़ीरो रख देते हैं। पुट x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से जो भी x की वैल्यू आती है, x की वैल्यू आ जाएगी -2, तो ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5, x की जगह अब हमने पुट करना है -2 प्लस 4 इक्वल्स टू a इंटू, हम चाहें तो उसको डायरेक्टली भी ज़ीरो कह सकते हैं क्योंकि हमने कहा है कि ये चीज़ हमने ज़ीरो के इक्वल रखी है, वरना हम यहाँ पर जब x की जगह -2 पुट करेंगे तो ये खुद ब खुद ही ज़ीरो हो जाएगा। b इंटू -2 -4, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -10 प्लस 4, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, इक्वल्स टू b इंटू -6, तो ये आ जाएगा -6 इक्वल्स टू b इंटू -6। दोनों तरफ -6 है तो b का हमारे पास क्या नंबर आएगा, b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। अब b की ये वैल्यू हम यहीं पर रखते हैं। अब हम दोबारा से इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं तो हमने पहले इसको ज़ीरो के इक्वल रखा था, तो अब हम x माइनस 4 को इक्वल्स टू ज़ीरो रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x माइनस 4 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जब भी हमारे पास नॉन रिपीटेड फैक्टर्स होंगे, हमने बारी बारी जो भी कॉफिशिएंट या जो भी फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा होगा कांस्टेंट्स के साथ, बारी बारी उनको ज़ीरो के इक्वल रखते जाना है, तो हमें कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। x माइनस 4 को ज़ीरो रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4। अब x इक्वल्स टू 4 को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 4 इक्वल्स टू a इंटू 4 प्लस 2 प्लस b इंटू 4 माइनस 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 24 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6, तो ये आ जाएगा 6a और ये टर्म हो जाएगी 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आती है 24/6, 6 4 ज़ा 24, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो a की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, b की भी आ चुकी है। तो अब अगर हम इक्वेशन 1 को देखें तो इक्वेशन 1 में दो ही अननोन कांस्टेंट्स थे, a और b। तो हम इक्वेशन 1 को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू आई थी 4 और b की वैल्यू आई थी 1। तो इनको अगर हम पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल्स टू, a की जगह 4 लिख दें, 4 ओवर x माइनस 4 प्लस b की जगह लिख देंगे 1 ओवर x प्लस 2। तो हमने देखा कि ये जो फ्रैक्शन थी इसको हमने छोटी फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर लिया है, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शंस में। ये जो फ्रैक्शंस अब आई हैं इनको हम कहते हैं, ये क्या हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। और अगर हम पार्शियल फ्रैक्शंस को दोबारा सॉल्व करें, यानी इनको अगर हम ऐड करें, एलसीएम लें, तो हमारे पास यही फ्रैक्शन दोबारा से वापस आती है।
तो ये जो मेथड है ये हम सिर्फ किस लिए यूज़ करते हैं, जब हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होते हैं। यानी कि जब हम x+2 को ज़ीरो रखेंगे या x-4 को ज़ीरो रखेंगे, जो भी फैक्टर्स हमारे पास कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस मेथड को हम सिर्फ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं। और इस मेथड को कहा जाता है ज़ीरोज़ मेथड। और ये मेथड सिर्फ लीनियर फैक्टर्स के लिए ही यूज़ हो सकता है, और इससे बहुत इजीली हम अपने कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करके पार्शियल फ्रैक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे, उनमें हम ज़ीरोज़ मेथड यूज़ करते हुए फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था रिजॉल्विंग फ्रैक्शंस विद नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स।